नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शैव्या। मेरा नाम शैव्या है। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का साइंस का बुक है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने कंप्लीट करा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने उस पार्ट को भी देखा होगा। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, दोस्त के साथ, यारों के साथ शेयर करेंगे। और छोटा सा बेल आइकन है, तो उसको भी आप प्रेस कर लेंगे। और ये जो पूरा एक सीरीज है, तो ये पूरा मैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है, सारे वीडियोस को देखना है। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस डले हैं, उसको भी आप देखेंगे। तो हम चैप्टर 3 में क्या पढ़ रहे थे कि तंतु मतलब कि तंतु जो रॉ मटेरियल को कहते हैं, मतलब जहां से एकदम बन के आता है, जैसे होता है ना, कहते हैं कच्चा माल है, ये कच्चा चीज से बनता है। ये जैसे गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से मीठा बनता है, गुड़ बनता है, चीनी बनता है। तो कपड़ों के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, उसका एक धागा, तागा, या उसी को कहते हैं तंतु। हमने यहाँ तक किया था। अब हम फटाफट से आगे का देखेंगे। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। मतलब कि हजारों वर्ष पहले की बात हो रही है कि जब पुराने टाइम में था, तो ज्यादा ज्यादा टाइम तक, हजारों वर्षों तक हम लोग नेचुरल तंतुओं, मतलब जो प्राकृतिक, जो पेड़ पौधे से जो आता है, उससे ही हम लोग क्या करते थे, कपड़ा बनाते थे। जैसे प्राकृतिक था एक, और एक क्या था, आर्टिफिशियल था। तो प्राकृतिक प्राकृतिक में क्या है, जैसे कि ऊन, जो ऊन होता है वो कैसे बनता है, रुई से बनता है। रेशम, रेशम का क्या होता है, जंतुओं से, उससे बनता है। जैसे कि हो गया याक, याक जो क्या होता है, वो एनिमल होता है जो ठंडे जगहों पे रहता है। तो उसका जो बॉडी है, किससे बना होता है, मखमली गद्देदार चीजों से रहता है, कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। और इसलिए रहता है ढका हुआ, ताकि वो सर्दियों में रह रहे हैं, ठंडे जगहों पे रह रहे हैं, तो उनका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, बरकरार रहे। का बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहे। इसलिए क्या होता है, उनका जो शरीर का बनावट होता है वो उस तरीके से होता है। ऊंट के बाल से भी हम लोग बनाते हैं, खरगोश के बाल से। तो ये सब क्या हो गया, नेचुरल तरीके से है, ठीक है? और आर्टिफिशियल तरीके से भी बनता है। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप नेचुरल तो आप बता देंगे कि चलो पेड़ पौधे से आता है, तो ये हो गया, याक से आ गया, खरगोश से आ गया, ऊँट से आ गया। डायरेक्ट रेशम का जो है वो डायरेक्ट हम पेड़ से ले लिए, ऊन से ले लिए, रुई से ले लिए। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जो बनाता है, इंसान खुद बनाया है, वो प्रकृति से नहीं मिला है। वो ना ही एनिमल से मिला है, ना ही प्लांट से मिला है। जो आदमी खुद के आविष्कार से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया है, उसी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल। जैसे कि होता है ना, ये तो आर्टिफिशियल चीज है, इसका कोई वैल्यू है, आर्टिफिशियल चीज। पर ये नहीं होगा स्पेलिंग। आर्टिफिशियल चीज क्या होता है, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। और जो नेचुरल चीज होता है, वो क्या होता है, सुंदर भी लगता है देखने में। और उसका क्या होता है, एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि वो क्या होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है, नेचर से आता है। इसके लिए क्या है, वो ज्यादा उसका महत्व होता है। उसी को कहते हैं संश्लिष्ट। तो वो कैसे बनता है, तो देखिए, पॉलिस्टर से, नायलॉन से, एक्रेलिक, ये सब क्या हो गए, संश्लिष्ट। तो इसको आप याद रखेंगे, ये सब किसकी हेल्प से बनता है, तो रसायन मतलब केमिकल के यूज करके, केमिकल पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फिर उसकी मदद से हम कपड़ा जैसा दिखने वाला एक पूरा वस्त्र तैयार कर लेते हैं। कपड़ा जैसा पूरा, उसका पूरा रूप, रंग, रेखा, सब कपड़ा जैसा होगा। लेकिन वो क्या है, प्राकृतिक से नहीं आया है, एनिमल से नहीं आया है, वो कहाँ से आया है, इंसानों ने खुद से बनाया है केमिकल की मदद से। जैसे कि एक्रेलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, ठीक है। कुछ पादप तंतु, पादप मतलब जो प्लांट से आते हैं। तो प्लांट से आने वाले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि कॉटन, रुई मतलब कॉटन। तो कॉटन तो नेचुरल है। देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, इसके नीचे आप देखेंगे, तो देखिए ये हो गया कॉटन का खेती, देख सकते हैं।
सब में रुई लगा हुआ है ना, रुई की खेती हो रही है, तो ये सबको क्या करेगा, निकालेगा, फिर अपने डोलची बाल्टी में रखेगा, भर के ले जाएगा। फिर उसके बाद ले जाने के बाद देखिए कैसे उसको, रुई को इकट्ठा करने के बाद उसको कैसे मुलायम करके तब एक जैसा चादर बनाएगा। फिर चादर बनाने के बाद फिर धागा बनेगा, फिर धागा से क्या होगा, कपड़ा बन जाएगा। आके देख लेते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? दिवाली अभी गया, दिवाली में हम लोग करते हैं ना, दिया में जलाते हैं, बत्ती लगाते हैं। बत्ती कैसे बनता है, इसी से ना, ऐसे ऐसे कॉटन रहता है, फिर कॉटन को क्या करते हैं हम लोग, रुई को अपने थाई पे, जांग पे लेते हैं और ऐसे 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 मसल देते हैं, जैसे कि आप रोटी बेलते होंगे ना बेलना से, रोटी की तरह हम लोग हाथ में रुई रखते हैं, रुई को फिर क्या करते हैं, फिर जांग पे रखते हैं, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे मुलायम कर देते हैं, और नहीं तो दोनों हाथों में रगड़ते हैं ना, जैसे दोनों हाथ रगड़ते हैं, उसके बीच में रुई को रगड़ेंगे तो लंबा लंबा उसका क्या बन जाएगा, बत्ती जैसा बन जाएगा, और उसको आप दिया में डालें, घी में डालें, तो चलने लगेगा। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं, तो इन बत्ती को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग कॉटन रुई का इस्तेमाल करते हैं। गद्दों का, रजाई अथवा तकियों को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सब में रुई है। ठंडी में क्या, गद्दा है ना, बिस्तर पे आप सोते हैं, मुलायम गद्देदार मोटा, के अंदर क्या भरा होता है, रुई भरा होता है। रजाई, ठंडी में जब हम लोग को सर्दी से बचना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं ना, रजाई के अंदर क्या होता है, रुई होता है। देख रहे हैं रुई से क्या क्या बन रहा है, रुई से बहुत कुछ बन जाता है। एक तो रुई से आप दिवाली का बत्ती बना लिए दिया में डालने के लिए, फिर रजाई भी बना लिए, गद्दा भी बना लिए, तकिया भी बना लिए, सब कुछ बन गया। कुछ रुई लीजिए, अब आपको क्या करना है, कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेषण किया, यह छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी होती। तो अगर वही बोल रहा है, एक रुई लीजिए और रुई को थोड़ा सा खींचिए, जब खींचेंगे पतला पतला तो वही तंतु होगा, एकदम पतला पतला धागा जैसा दिखेगा, तो क्या हो गया, रुई का वो तंतु हो गया। ठीक है? रुई कहाँ से आती है, इसे खेतों में उगाया जाता है, साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। तो देखिए, जो रुई है, कॉटन, कॉटन का खेती वहां होता है जहाँ पे क्या होता है, जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होनी चाहिए, मतलब कौन सी सॉइल, तो ब्लैक सॉइल चाहिए, किसके लिए, कॉटन को आपको अगर उगाना है, कॉटन का पेड़ लगाना है तो काली मिट्टी पहले तो आप लाएंगे। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वेदर, ठीक है, वेदर मौसम आज का अच्छा नहीं है, तो उसके लिए वेदर कैसा होना चाहिए, तो वेदर होना चाहिए उष्म, उष्म मतलब हीट, मतलब इसको चाहिए, तेज धूप चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए। तो क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक तो ब्लैक मिट्टी, काली मृदा, और क्या, वेदर मतलब मौसम कैसा चाहिए, तो मौसम चाहिए इसको सन लाइट, मतलब हीट चाहिए, हीट मतलब एकदम सूरज का पूरा रोशनी चारों तरफ होना चाहिए। ठीक है, देखिए उसमें लिखा है, उसमें मतलब हीट, गर्मी वाला। क्या आप कुछ ऐस क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है, तो ये क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। वैसा स्टेट का नाम बताना है जहाँ पे क्या होता है, कॉटन का खेती होता है। अब अब दिमाग लगा सकते हैं कि वैसा जगह जहाँ पे गर्मी भी हो और जहाँ का मिट्टी काला हो, तो जहाँ पे ये दोनों चीज होगा वहां पे कॉटन का खेती हो सकता है, तो आपको बताना है। कपास पादप के फल, कपास गोलक, लगभग नींबू माप के होते हैं। तो बोल रहा है, कपास पादप मतलब कपास के जो पेड़ है, ये देख रहे हैं, ये सब पेड़ ही है ना, बोल रहा है कपास का जो पेड़ होता है, ये देखिए ये सब पेड़ है ना, कपास पादप के फल, कपास पादप का ये पेड़ और इसका फल ये रुई, ये जो फल है इसका कपास गोलक, इसी को कहते हैं कपास गोलक। गोलक मतलब गोल जैसा, कपास का देख रहे हैं गोल गोल सब जगह बना हुआ है। कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं, इसका जो साइज है ये गोला गोला, ये नींबू के आकार का होता है, ठीक है, नींबू जैसे होता है ना, इतना छोटा, उसी के आकार का है, ये होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके फिनोल कपास बीज को देखा जा सकता है। जब ये पूरी तरह से पक जाता है, इसका खेत में जो कॉटन लगा हुआ है, जब पूरी तरह से पक जाता है तो उसके बाद टूट कर खुल जाता है। तो पहले क्या होगा, जैसे कि पहले है इस तरह से कवर होगा, ढका हुआ होगा, और इसके अंदर क्या होगा, रुई होगा। जब पूरी तरह से पक जाता है ना तो ये पूरा खुल जाता है, अलग हो जाता है, और रुई बाहर की तरफ में दिखने लगता है, जैसे कि देखिए ये है ना, ये वाला, इसको मैं अभी बताती हूँ,
देखिए ये है ना, ये ऐसे, देखिए इसके अंदर रुई था, ये अच्छी तरह से पक गया है तो ये खुल गया है, ऐसे खुल गया है ना। अब उजला उजला सब जगह रुई दिख रहा है, ठीक है। जब पक जाता है तब वो बीज टूटकर खुल जाता है। तब अब कपास तंतुओं के ढके बिनौल कपास बीज को देखा जा सकता है। अब कपास बीज को क्या कर सकते हैं, अब आराम से देख सकते हैं। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? तो आपको पूछ रहा है कि आपने ऐसा कोई खेती देखा है कपास का, कॉटन का, जहाँ पे क्या है, फूट चुका है, मतलब इसका जो बीज था अब दिख रहा है, निकल रहा है, मतलब रुई पूरा बन के तैयार हो गया है। ऐसा कोई कपास का खेती देखा है? तो आपको बताना है यस मैम मैंने देखा है, या फिर नहीं देखा है, जो भी है आपको कमेंट में बताना है। क्या आप ऐसा, हाँ, जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, इस समय खेत कपास के परिफुल्लो रोवो से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम में ढक लिए लिया हो। ये देख रहे हैं, ये जो पूरा है, ये पूरा खेत इतना वाइट वाइट उजला 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 लगता है। ऐसे लगता है जैसे कि हिमालय पर्वत पे जो बर्फ नहीं है, तो बर्फ जैसे पूरा हिमालय पर्वत को ढक देता है, उसी तरह से ये लगेगा कि पूरा एरिया है ना, वाइट उजला चादर से ढक गया है, उजला बर्फ के खेत से ढका हुआ जैसा लगेगा। देखिए लिखा हुआ है ना, इस समय खेत के कपास के परिफुल्लो, मतलब जो निकल रहे हैं, जो खिल चुके हैं, रोबो जिसको कहते हैं, रोबो से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम ने ढक लिया हो, तो जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है। अब उसके आगे का देखते हैं। साधारणतः इन बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसके बाद हाथ से इसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास उठना कहते हैं। जैसे कि ये कॉटन है, ये जैसे कि अब खुल खुल चुका है ना पूरा, देखे ये जो है, ये पूरा कॉटन है। इस कॉटन के अंदर छोटा 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 क्या है, इसका बीज है। जैसे ये पूरा कॉटन है ना, तो इस कॉटन के अंदर छोटा 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 बीज है। ये क्या है, तैयार है। अब इसको हाथ से तोड़ लिए हैं, और तोड़ने के बाद लाने के बाद क्या कर रहे हैं, इसके बीज को अलग कर रहे हैं। इस कॉटन में क्या है, बीज है। इस कॉटन में देख रहे हैं हल्का 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 देख रहे हैं, काला काला दिख रहा है, जो काला काला है ये बीज है। जैसे ये एक रुई है, इस रुई के अंदर ये देखिए ये छोटा 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 बीज है। अब देखिए ये झाड़ू जैसा, जिससे बाल वाल नहीं बनाते हैं हम लोग, कंघी कंघा कॉम्ब, उससे क्या कर रहे हैं, अब इसको सबको इस पे चला रहा है। जब चलाएगा कंघी जैसा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका पूरा जो बीज है ये अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो सिर्फ रुई है वो एक जगह आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये रुई आ गया, इसका बीज अलग 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 झड़ गया, ऐसे हो जाएगा। इस पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा, अब कौन सा, इस पूरे मेथड को, इस पूरे तरीका को जो ये कर रहा है ये बालक, को कहते हैं कपास ओटना। ये जो है मेथड, जैसे इसके पास जो यंत्र है जो लिया हुआ है, तो इससे क्या कर रहा है, रुई से इसके बीज को अलग कर रहा है। इस मेथड को कहते हैं कपास ओटना, याद रखेंगे। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहा जाता है। और बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कपास ओटना क्या होता है। ठीक है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पारंपरिक टाइम मतलब पारंपरिक ढंग, मतलब कि जो पुराने टाइम में थे, पुराने टाइम से जो हम लोग करते आ रहे थे, उस टाइम क्या होता था, हाथों से करते थे। जैसे कि ये बच्चा कर रहा है ना, हाथों से ही कर रहा है, देखिए। आजकल कपास उठने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। अब आ गया है मॉडर्न युग, हर चीज क्या हो रहा है, मशीन से हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा, तो दूसरा है जूट, इसको कहते हैं पटसन, याद रखेंगे। जूट का भी कपड़ा होता है ना, जैसे जूट का आप देख सकते हैं, सब्जी लाने के लिए जो जाते हैं थैला लेके, तो क्या होता है, जूट का होता है। जो बोरा होता है जिसमें क्या होता है, मिर्ची चावल धान अन्न ये सब रखते हैं घर में, तो क्या होता है, बोरा जो बना होता है किससे बना होता है, वो जूट से बना होता है। जैसे घर में पैर पोछना होता है, जिसपे पैर पोछ के आप बेड पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, घर के अंदर घुसते हैं, तो वो भी किससे बना होता है, जूट से बना होता है। देख रहे हैं, तो ये सब भी कपड़ा ही है ना, ये सब भी तो कपड़ा में ही आएगा। पटसन तंतु को पटसन पादप चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। तो ये देखिए, ये तना से, इसके किससे, तना से लिया जाता है। देखते हैं तना कैसे काम करता है। जो पटसन तंतु है, मतलब जूट का जो रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग इसके प्लांट के तने से लेते हैं। ब्रांच, तना मतलब ब्रांचेज।
ब्रांचेस से लेते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। और इंडिया में कब की जाती है इसकी खेती? तो वर्षा मतलब बारिश के टाइम में इसका खेती करते हैं, इसको हम लोग लगाते हैं। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर पटसन मतलब जूट की जो खेती होती है वो होती है पश्चिम बंगाल में, फिर होती है बिहार में, फिर असम में। सबसे पहले नंबर पे बिहार के पूरे भारत में कहाँ होती है सबसे ज्यादा जूट की खेती? पश्चिम बंगाल एक नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे में आप असम लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी आप याद करेंगे। बिहार तथा असम में उगाई जाती है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पुष्पन मतलब जब फल के रूप में रहता है तभी इसको काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबा कर रखते हैं। जब इसको काट लेते हैं, जब सबसे पहले क्या करते हैं, पुष्पम मतलब जब फूल के रूप में होता है, जब प्लांट जैसे जिसमें फूल लगना शुरू हो गया, तो उसी टाइम हम लोग काट लेते हैं। किसको? तना को। पेड़ का तना होता है, जैसे ये पेड़ है, ये क्या है, इसका ढेर सारा तना है, तो जैसे ये तना को हम लोग काट लिए, जैसे ही इसमें फूल आने लगा। काटने के बाद क्या करते हैं, फसल कटाई के पश्चात जब काट लेते हैं, पादपों के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबा कर रखते हैं। जैसे ये वाला मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे कि ये वाला हमने पूरा एक काट लिया, ठीक है, ये पूरा एक काट लिया, तो ये ऐसे है ना, जैसे कि ये आ गया। इसको है ना पानी में भिगो के रखेंगे। जैसे कि बड़ा सा बर्तन ले लिया और इसके अंदर क्या है, पानी है, पानी में है अभी ये तना। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। जब तो पानी में रखते हैं तो क्या हो जाता है, गल जाता है। और गलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से, हाँ तो पटसन तंतुओं मतलब जिससे अलग किया जाता हो उसके रॉ मटेरियल को, उसके चीजों को। तंतु मतलब मशीन, उस मशीन से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को, अब जब वस्त्र बनेगा, जैसे कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल में ले रहे हैं, उसको वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जब हम कपड़ा बनाएंगे, ठीक है, जैसे ये कपड़ा बनाना है, तो ये जो हमने गला के इसके तंतुओं को अलग कर लिया, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो हम लोग तागा बनाते हैं। तागा मतलब धागा, ठीक है, जैसे ये धागा का गोला है, ऐसे ऐसे धागा बनाए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक गोला बना के उसको लपेट लिया। अब इस धागा की मदद से क्या होता है, कपड़ा बनता है। क्या आपने देखा था, कपड़ा का एक छोर जब आप खींचेंगे, उसमें क्या होगा, धागा जैसा निकलेगा। इसका मतलब जो पूरा कपड़ा होता है धागों से ही बना होता है, तंतों से ही बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये हुआ ना, रुई से तागा बनाया। देखिए ये रुई था, और रुई को कैसे पतला सा हाथ में, दोनों हाथ ले लीजिए सामने, रुई को थोड़ा ले लीजिए, उसके बाद ऐसे ऐसे रगड़िए, जैसे गर्म करने के लिए हाथ रगड़ते हैं ना ठंड में। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, तो हाथ ऐसे करके गर्म करते हैं, फिर गाल सेकते हैं अपना, तो वैसे ही। सूती तागों की कटाई। अब देखते हैं सूती तागों की कटाई कैसे होती है। ये काम करते हैं, आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये एक्टिविटी 4 करेंगे, और फिर उसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 5। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे। चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी देखेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।